हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम बूस्टर पर। मैं सत्येंद्र सिंह सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण की एक नवीन श्रृंखला चल रही है जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको कवर करवा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवा रहे हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही सहायता प्राप्त करने वाले हैं, बहुत सहयोग करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो देखना ज़रूर ना भूलें और वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आज का टॉपिक लेकर हम आए हैं पास्की तंत्र के घटक, क्योंकि पहले भी पास्की तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग जलवायु कारक पढ़ रहे थे, उसके जलवायु कारक, धरातली कारक, स्थलाकरित कारक और धरातली कारक एक ही बात है। इसके बाद मृदीय कारक, जैविक कारक सब लोग हम पढ़ रहे थे और इसके बाद में आज हम लोग पास्की तंत्र के घटक लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से क्योंकि समय बहुत कम रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले से हम नोट्स में क्लियर कर देते हैं ताकि हमको ज़्यादा ना बोलना पड़े और सामने सब कुछ क्लियर हो जाए। पास्की तंत्र के घटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पास्की तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने किया था। किसने किया था? एजी टांसले ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि पास्की तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। कब किया था? 1935 यानी कि 1935 ईस्वी में। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे जीवी घटक, क्योंकि पास्की तंत्र के घटक कौन से हैं? पहला जीवी घटक जिसको अंग्रेजी में कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले उत्पादक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। उत्पादक जिसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जो उत्पादक होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी हरे पौधे उत्पादक होते हैं और जो उत्पादक होते हैं हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से सारे लोग परिचित हैं क्योंकि पिछले टॉपिक्स में हम ये सब क्लियर कर चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस जो होती है 6CO2 + 12H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति रहेगी। इसके बाद C6H12O6 + 6O2 + 6H2O यानी प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति रहेगी। और क्लोरोफिल की उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है प्रकाश के साथ साथ में, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संभव नहीं है। अगर प्रकाश के अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है तो क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। और क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इससे भी हमने परिचित कराया था कि सूर्य से ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अगर मैंने कहा प्रश्न ये पूछा जाए कि पौधे सूर्य से ऊर्जा को किस रूप में ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पर इसको कहेंगे हम लोग विकिरण ऊर्जा के रूप में, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बाद में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये हमने आपको बताया था। तो ये रहा हमारा उत्पादक। उत्पादक स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक किसी पर भी निर्भर नहीं होते, अपना स्वयं भोजन बनाएंगे और लोगों की मदद करेंगे, यानी कि एक तरीके से सेवक होते हैं सभी के। ठीक है ना। यानी कि वास्तविक सेवक यही होते हैं, वो उत्पादक होते हैं सभी हरे पौधे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उपभोक्ता, जिसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर। ठीक है ना। उपभोक्ता का क्या काम होता है? जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं न बनाकर उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इसमें भी कई पॉइंट्स आ जाते हैं कि उपभोक्ता जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, सर्वाहारी, इस प्रकार के आ जाते हैं। तो इसमें कई पॉइंट आ जाएंगे। पहले हम लोगों ने पास्की तंत्र के घटक में सबसे पहले पढ़ा उत्पादक। उत्पादक के बाद अब हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता में आ जाएगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या आ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता में क्या क्या आएंगे? जैसे शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव में आपको पता ही है, बकरी आ जाएगी, गाय आ जाएगी, हिरण, खरगोश, टिड्डा, चूहा आदि। ये सारे के सारे शाकाहारी हैं और निश्चित तौर पर ये डिपेंड करते हैं उत्पादकों पर, यानी कि पौधों पर डिपेंड करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है ना। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करेंगे, ये सारे के सारे शाकाहारी होंगे। इसके बाद आएंगे हम लोग द्वितीय उपभोक्ता के रूप में, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में आएंगे द्वितीय उपभोक्ता। अभी ये सारे के सारे उत्पादक पर डिपेंड करते हैं। अब द्वितीय उपभोक्ता का मतलब वे जंतु जो शाकाहारी जीवों को भोजन के लिए आहार बनाते हैं। अब शाकाहारी तो उत्पादक पर डिपेंड थे। ठीक है ना। अब इसके बाद जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है वो शाकाहारी जीवों को खाते हैं भोजन के रूप में। जैसे मेढक खाएगा टिड्डा को, क्योंकि टिड्डा तो फसलों को खाएगा, लेकिन मेढक खाएगा किसको? टिड्डा को। ठीक है ना। तो अब जो मेढक खा रहा है अपना भोजन टिड्डे से बना रहा है, तो टिड्डा तो शाकाहारी है तो ये उपभोक्ता, लेकिन है शाकाहारी। तो मेढक टिड्डा को खाएगा। मांसाहारी मछली शाकाहारी मछली को खाएगी। बिल्ली जो है वो चूहा को खाएगी। भेड़िया जो है वो हिरन को खाएगी। तो इस प्रकार से ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक है ना। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की बात करेंगे तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, आहार बनाते हैं, जैसे सांप, चिड़िया आदि। चिड़िया जैसे मेढक को खा जाएगी, मछली को खा जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से सांप मेढक को खाएगा,
तो ये चीज़ें जो हैं वो तृतीय श्रेणी की उपभोक्ता कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग उच्च मांसाहारी की बात करते हैं। तो उच्च मांसाहारी की बात जैसे ही करेंगे तो बहुत से लोग समझ गए होंगे। तो उच्च मांसाहारी में कौन कौन आएगा? ये जंतु जो मांसाहारी जीवों को मारकर भी खा जाते हैं, परंतु इन्हें कोई नहीं मारकर खा सकता है, जैसे शेर और चीता। शेर और चीता चाहे देखिए मांसाहारी जीव हो चाहे शाकाहारी जीव हो, ये सबको मार के खा जाते हैं, इसलिए उच्च मांसाहारी कहलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट लगाई है हमने, कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों पर निवास करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे परजीवी कहते हैं। इंग्लिश में इसको पैरासाइट कह देते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट। यानी कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों पर निवास करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग परजीवी कहते हैं। तो परजीवी शब्द ऐसा है कि जो स्वयं भोजन नहीं बनाता, लेकिन उन्हीं से भोजन प्राप्त करेगा, उन्हीं के ऊपर निवास करेगा, तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा? परजीवी, जिसको हम लोग पैरासाइट कहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा नोट दिया हुआ है आपका कि द्वितीय व तृतीय श्रेणी व उच्च मांसाहारी उपभोक्ता प्रीडेटर्स कहलाते हैं। प्रीडेटर्स क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स, ठीक है ना? क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर्स, ये कहलाते हैं द्वितीय, तृतीय और उच्च मांसाहारी, ठीक है ना? और जो उन्हीं पर निवास करके भोजन बनाते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा गया, अपघटनकर्ता, जिसको कहते हैं डीकंपोजर। क्या कहते हैं? डीकंपोजर। उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ते हैं। यानी अपघटनकर्ता का काम क्या है? उत्पादक यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, उपभोक्ता जब ये मर जाते हैं ना, उनके शरीर का अपघटन करते हैं, इसको हम लोग अपघटनकर्ता कहते हैं। मृतोपजीवी कवक व जीवाणु इसी श्रेणी में आते हैं। मृतोपजीवी कवक जो होते हैं और जीवाणु, ये अपघटनकर्ता के रूप में आते हैं। इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकृति का मेहतर कहा जाता है किसे? अपघटनकर्ता को। क्योंकि देखो अगर जानवर मर जाता है, वो पड़ा हुआ है, तो निश्चित कुछ समय बाद वो मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने का मतलब, कहने का मतलब, उसको डिकम्पोज कर देते। कौन? कवक और जीवाणु मिलके, बैक्टीरियाज जो है ना, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। इसीलिए इनको प्रकृति का मेहतर, मेहतर मतलब प्रकृति की सफाई करने वाला, ठीक है ना? मेहतर कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति का मेहतर का मतलब अपने प्रकृति की सफाई करने वाला। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अजीबी घटक की बात करेंगे। तो अजीबी घटक का मतलब ये होता है कि अबायोटिक कंपोनेंट्स। आप समझिए, हम लोग जीवी घटक की बात कर रहे थे, तो जीवी घटक में हम लोगों ने उत्पादक पढ़ा, उपभोक्ता पढ़ा। उपभोक्ता में हम लोग प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर हमने उच्च मांसाहारी पढ़ा। इसके बाद हमने परजीवी भी पढ़ा, ठीक है ना? प्रीडेटर्स भी पढ़ लिया। इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपघटनकर्ता, अपघटन डिकम्पोजर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग अजीबी घटक में आ रहे हैं। अजीबी घटक, इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है। ठीक है, अजीबी यानी कि जिसमें जीवन ना हो, तो जाहिर सी बात निर्जीव वातावरण आता है। इसमें अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक पदार्थ आएंगे, जैसे मिट्टी है, जल, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और वायु की गैसें, ठीक है ना? वायु की गैसें सारी आ जाएंगी। ये चीज़ हम लोग जो गैस वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, अब लोग साइंस की क्लास पढ़ेंगे, तो साइंस की क्लास में इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट में केवल हमें जानकारी चाहिए कि मिट्टी, जल, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और वायु की गैसें, ये सारी की सारी अकार्बनिक घटक के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। कार्बनिक घटक में कौन कौन से आएंगे? कार्बनिक घटक में, तो कार्बनिक घटक में मृत पौधे व जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि कार्बनिक घटक में कौन कौन आएंगे। अकार्बनिक तो आपको मैं बता ही दिया कि मिट्टी, जल वगैरह वगैरह जो वायुमंडलीय गैसें वगैरह अकार्बनिक में आ जाएंगी। और जो कार्बनिक पदार्थ हैं, मृत पौधे व जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उत्पाद, यूरिया और ह्यूमस, ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ में आ जाएंगे। और इसकी जो ये लाइन है, ये पढ़ना बिल्कुल ना, ये जीवी तथा अजीबी घटकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है कि जीवी तथा अजीबी घटकों के बीच संबंध स्थापित करने वाले घटक को क्या कहते हैं? तो सीधा सीधा आंसर होता है वहां पर कार्बनिक घटक। क्या होता है भैया? कार्बनिक घटक, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग, भौतिक घटक की बात कर लेते हैं, फिजिकल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। भौतिक घटक, भौतिक घटक में आ जाएगा आपका प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत, ये सारे के सारे भौतिक घटक में आ जाएंगे। बाद बाकी हम लोग सब पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पास्की तंत्र की खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। पास्की तंत्र की खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तालाब में खाद्य श्रृंखला क्या होती है? सबसे पहले उत्पादक,
प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी। ये तो हम लोग श्रेणी एक तरीके से पढ़ के आए हैं। तो तालाब में क्या होता है, तालाब में ये होता है कि जैसे शैवाल है, शैवाल को जलीय पिस्सू खाता है, पिस्सू को छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, और बड़ी मछली को बगुला, बतख और सारक, तीनों खा सकते हैं, ठीक है ना, खाते हैं, खा सकते का खाते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर जैसे हरे पौधे हैं, इनको कीड़े मकोड़े खाएंगे, कीड़े मकोड़ों को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, और सांप को बगुला और सारक खाएंगे। तो अब घास क्षेत्र की बात करेंगे तो घास क्षेत्र में क्या रहता है, हमारा पास की तंत्र का सिस्टम क्या रहता है, घास को कीड़े मकोड़े खाएंगे, कीड़े मकोड़े को टिड्डा खाएगा, ठीक है ना, टिड्डा, चिड़िया, मेढक, बाज, पंछी, सांप आदि, ठीक है ना। तो घास को कीड़े मकोड़े टिड्डे, समझना ध्यान से, घास को कीड़े मकोड़े टिड्डे, एक बार फिर समझ लेना, घास को खाएंगे कीड़े मकोड़े और टिड्डे, ये तो एक ही चीज होते हैं, घास को खा लिया। अब जो कीड़े मकोड़े हैं इनको कौन खाएगी, चिड़िया और मेढक, क्योंकि मेढक भी टिड्डे को खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है, चिड़िया भी खाती है। चिड़िया और मेढक को कौन खाएगा, बाज, पक्षी और सांप, और बाज, पक्षी, सांप को कौन खाएगा, गिद्ध। तो ये रहा यहाँ पर घास का एक तरीके से श्रेणी क्रम। इसके बाद हम लोग वन क्षेत्र में जाएंगे तो वन क्षेत्र में बिल्कुल सेम सिस्टम यही रहता है। साकी पौधे को चूहा गिलहरी खाएंगे, फिर चूहा गिलहरी को बिल्ली खाएगी, बिल्ली को जंगली कुत्ता खाएगा, ठीक है ना, जंगली कुत्ता खाएगा। अब झाड़ियों में जाएंगे तो झाड़ियों में खरगोश झाड़ियों को खाएगा, भेड़िया, ये आपका सीधा सीधा दिया हुआ है। वृक्ष बंदर लंगूर, और लंगूर को तेंदुआ खा जाएगा। तो ये हमारा एक श्रेणी रहता है, चक्र रहता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग जैव विविधता की बात करेंगे, जैव विविधता की बात करेंगे। जैव विविधता इस वाले वीडियो में इसलिए थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्योंकि अगला वीडियो जैव विविधता पर आधारित होने वाला है। अगर जैव विविधता पर हम आएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैव विविधता से। अगर जैव विविधता अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो लगभग 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो जैव विविधता के बारे में हल्का सा हम चर्चा कर लेंगे, फिर बाद बाकी हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है वो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में पड़ता है, पृथ्वी सम्मेलन में प्रभाषित किया गया था। 1992 जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 रियो डी जेनेरियो, वहां पर ये जैव विविधता संधि 29 दिसंबर 1993 को प्रभावी हुई। भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 को पारित हुआ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। भारतीय जैव विविधता अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, भारत वाले जरूर पढ़ते जाइए। भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1985 ईस्वी में WG रोजन ने किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 ईस्वी में रेमंड एफ दसमान ने किया था, इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में WG रोजन ने किया था। देखिए, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1985 में WG रोजन ने किया था, और जैविक विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1968 में रेमंड एफ दसमान ने किया था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में और करेंगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से जैव विविधता घटती है। हम लोग चर्चा कर चुके थे, क्योंकि टेम्परेचर घटता जाएगा ध्रुवों की ओर जाने पर। जब टेम्परेचर घटेगा तो उधर से वर्षा वगैरह कम होगी, इसलिए जैव विविधता घट जाएगी, और ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ जाएगी। घाटियों व भूमध्य रेखी प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। तो वो हम आपको पहले ही बता चुके, जहां पर जैव विविधता अधिक रहेगी वहां से प्रजाति या फिर जनसंख्या अधिक रहेगी। वैसे भी क्योंकि जैव विविधता का मतलब होता है वहां पर जितनी प्रजातियां रहेंगी, जितनी भी जनसंख्या रहेगी, उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, सभी चीजें जैसे फल फूल वगैरह जो भी है सारी की सारी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए जहां जैव विविधता की अधिकता होती है वहां प्रजाति भी अधिकता होती है। भारत का मानसूनी प्रदेश व जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। भारत का मानसूनी प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्ध, जहां पर मानसून अच्छा होता है वहां पर जैव विविधता अधिक है भारत में। जैसे पश्चिमी घाट हुआ है, ठीक है ना। पूर्वोत्तर भारत आप 7 सिस्टर की तरफ चले जाएं, जैसे आपका ये जो गारो और खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं मेघालय के साइड में, यहाँ बहुत जबरदस्त जैव विविधता पाई जाती है। पूर्वी हिमालय जो है और नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट पे, यहाँ पर जैव विविधता बहुत हॉटस्पॉट है, ये एक तरीके से भारतीय हॉटस्पॉट, ठीक है ना। जैव विविधता का मापन ये हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत कम समय में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि परीक्षा में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकें।